जब तक है दुनिया बाकी हम देखे आबाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। नाज़रीन आदाब, रूबरू के आज के एपिसोड में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। पिछले प्रोग्राम में कुछ सवालात रह गए थे, आज उन पे फिर से बहस व मुबाहिसा होगा। चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। मेरा सवाल है, कश्मीरी सोसाइटी के सबसे ज़्यादा आम मसाइल क्या है? बहुत सारे अहम मसाइल है। और सबसे पहला जो अहम मसाइल मुझे लगता है वो अमन खुशहाली होनी चाहिए कश्मीर में। अमन खुशहाली तब आएगी जब यहाँ पे जो भी बाकी मसाइल है जो इसके रिलेटेड है वो ठीक हो जाए। और मैं कहूँगा जो आम मसाइल है हमारा वो है पानी नहीं होता है, रोड्स ठीक नहीं हैं, बिजली नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हेल्थ सेक्टर ठीक नहीं है, ये सब। और जो है अनएम्प्लॉयमेंट है उस तरह ये दूर नहीं होती है। सबसे ख़तरनाक मसला जो आजकल हमारी सोसाइटी का है, पिछले 5-6 सालों से ज़्यादातर हो रहा है, वो है ड्रग एडिक्शन का। हमारी J&K पुलिस जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इसके पीछे लगी हुई है। जो ऐसे लोग जो ड्रग सप्लाई करते हैं उनके पीछे लगी हुई है। लेकिन खाली J&K पुलिस या किसी और तबके से ये मसला हल नहीं होने वाला है। हम लोगों को पहले क्या करना चाहिए, हर रोज़ मैं टीवी पे या FM पे या रेडियो के माध्यम से आप हर रोज़ हम हर रोज़ अपने घरों में ये सुनते आ रहे हैं कि जो नशा जो है ये एक बुरी आदत है। लेकिन हमारे नौजवान खास कर जो है, तो अगर ये कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क को आपने बर्बाद करना है तो उसके नौजवानों को बर्बाद कीजिए। और वही जो है आजकल नशा इतना आम हो चुका है हमारे, खासकर मैं अपने अब एरिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने सिर्फ J&K पुलिस या किसी और जो है ना डिपार्टमेंट पे ये सब नहीं छोड़ना है। हमने क्या करना है, हमने खासकर हमारे पेरेंट्स जो है उनका एक अहम रोल रहता है इसमें। वो अपने बच्चों को जो है काउंसलिंग करें कि ड्रग एडिक्शन जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, जिससे हम अपने माशरे को, अपने सोसाइटी को आने वाले जो तूफ़ान से बचा सकते हैं। कश्मीर सोसाइटी में सबसे ज़्यादा मसला जो है वो ड्रग्स एडिक्शन का है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ड्रग्स एडिक्शन का काज क्या है, ये बच्चे क्यों ड्रग्स एडिक्शन में मशगूल हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है। अगर हम वजूहात देखेंगे तो पहले जो कोई बच्चा होता है या कोई लड़का होता है जो टीन एज में होता है वो ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। तो उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर तो होगा ना, तभी तो वो ड्रग्स का यूटिलाइज़ करते हैं। अब ये प्रेशर क्या है कि आज बच्चा पैदा हो गया, वहीं से उसके पेरेंट्स बताने लगते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये पायलट बनेगा, या इसको वो जो मर्ज़ी बनाना चाहें वो खुद ही फैसला करते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा बनेगा। हालांकि उसको फ्रीडम ऑफ थॉट है ही नहीं है। वो खुद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहिए कि उसे क्या बनना है बड़े होकर, उसे कौन सा फील्ड चुनना है, किस फील्ड में उसे जाना है। तो जब वो बड़ा हो जाता है, एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, तो वो खुद की जो उसकी चॉइस होती है वो उस पर डटा नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको प्रेशर होता है। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि तुमने पायलट बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है। अरे उस बच्चे से भी तो पूछो कि वो क्या बनना चाहता है। जम्मू कश्मीर में कोई कह ही नहीं सकता है कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं प्लेयर बनना चाहता हूँ। अगर कोई कहेगा प्लेयर बनना चाहता हूँ तो उससे सवाल पूछा जाएगा कि प्लेयर तो बनना चाहते हो, लेकिन कैरियर में क्या करना चाहते हो? क्या ये जो क्रिकेट है या कोई जो गेम्स हैं ये क्या कैरियर नहीं है? इसे कैरियर के तौर पे नहीं अपनाया जा सकता। या कोई सिंगर बनेगा तो उसको सब मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि ये सिंगर बनना चाहता है, तो तुम्हारे कैरियर का क्या होगा? या तुम एक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हारे कैरियर का क्या होगा? तो सबसे पहले नीड ये है कि हमें बच्चे के इमोशंस को समझना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, और उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं करना चाहिए, तभी वो ड्रग्स एडिक्शन से बच सकते हैं। हमारे बच्चों का जो तालीमी निज़ाम है वो दरहम बरहम है। क्यों? ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं लेकिन नेट की फैसिलिटी नहीं है, कहीं पर भी नेट की फैसिलिटी नहीं है। इसी तरह अगर ड्रग्स की बात करेंगे, ड्रग्स इतना फैल चुका है, मैं कहता हूं कि हर एक घर तक ये पहुंच चुका है। अब जिम्मेदारी हमारी है, सोसाइटी की है। पुलिस या जो एजेंसी इसके खिलाफ काम कर रही है उनको कैसे पता चलेगा? जब हम तैयार इसके लिए हो जाएंगे, हमें देखना है कि हमारी सोसाइटी में बुरे लोग जो इस लत में पड़े हैं उनको हम कैसे उन लोगों से दूर रखेंगे जो इस लत में नहीं पड़े हैं, और उनको उससे
दूर रखेंगे, ये भी बड़ा मसला है ड्रग्स का। काम कर रहे हैं कई NGOs या कई हमारे जो अंजुमनें हैं या जो हमारे मोहल्ला कमेटियाँ हैं या जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो भी ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन सप्लाई कर रहा है, इस पर हमें काम करना है, तब पुलिस या एजेंसियाँ जो है वो कामयाब हो जाएंगी और अपने बच्चों का हम फ्यूचर जो है वो बचाएंगे। और आप देख लीजिए मसाइल कितने हम कहेंगे, कितना हम बताएंगे, मसाइल ही मसाइल है। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त इस सर्दी के अयाम में यहाँ पर है वो बिजली का है और ड्रिंकिंग वाटर का है। आप देख लीजिए ड्रिंकिंग वाटर सही नहीं मिल रहा है। आप जिस इलाके में जाओगे वहाँ पर यही प्रॉब्लम लोग आप कहेंगे। हर रोज़ देखने को मिल रहा है कि रोड बंद है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। क्यों? उनको पानी या पानी की प्रॉब्लम या बिजली की प्रॉब्लम या सड़क की प्रॉब्लम। लिहाजा ये मसले जो है ये हल होने चाहिए। लोगों को जो बुनियादी सहूलियत है वो मैसर होनी। इसके लिए जो महकमे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर कहीं पर पानी की प्रॉब्लम है, एक PHE के एक्जन को PSA के तहत बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल 15 साल 20 साल अब हम कहते हैं पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन ने ये रखा है, उनको क्या करना है? महकमे किस लिए है? एक एक्जन अगर 1,10,000 या 20,000 पे ले रहा है, किस चीज़ का ले रहा है? उसको सही बिजली देनी है, सही पानी लोगों को देना है, क्यों नहीं दे रहा है? लिहाजा ये मसले हैं, इन पर गवर्नमेंट को सोच लेना चाहिए। मेरा सवाल है, आपकी राय में वादी कश्मीर में अमन व खुशहाली की सबसे बड़ी रुकावटें क्या है? काफ़ी सालों से हुकूमत कोशिश कर रही थी कि कश्मीर में अमन कायम हो, लेकिन जितने सरकारें आईं वो इसमें बिल्कुल नाकाम रहीं। शायद इसकी बुनियादी वजह यह है कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच जो फासला है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। कश्मीरी क्यों मायूस है, क्यों वो अमन का साथ नहीं देता चला आ रहा है अच्छे से, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब तक ना ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसको ब्रिज किया जाता है, तब तक कश्मीर में अच्छे से अमन कायम नहीं होगा। और दूसरा मसला ये अनएम्प्लॉयमेंट का है। काफ़ी तादाद में यहाँ के नौजवान जो है, जिनकी पॉपुलेशन 60% से ज़्यादा है, उन पर मुनहसर है। लेकिन यही 60% पॉपुलेशन जो है, इसके लिए सरकार ने कुछ ठोस इक़दामात नहीं उठाए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि नौजवानों को बआसानी इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ़ एजेंडाज़ के लिए। ये उनके मुख्तलिफ़ जो सोसाइटी के अगेंस्ट काम करते हैं, उनके ट्रैप में फंसते हैं। और यहाँ का डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम जब तक ना सुधारा जाए, अमन ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें रोज़गार नहीं दे पाता है। यहाँ PGs है, PhDs है, क्यों वो रोज़गार हासिल करने के काबिल नहीं है, क्यों कंपटीशन में उतरते नहीं हैं? क्योंकि वजह यह है कि दुनिया में अब PhDs का मार्केट ज़्यादा नहीं है। अब एक बंदा स्किलफुल होना चाहिए, उसके हाथ जो है हुनरमंद होने चाहिए। जब तक ना हम स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम बनाएं, जब तक ना हम दुनिया में जो जिस चीज़ का मार्केट है उसकी तालीम लोगों को दें, तब तक ये बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी। और तब तक कश्मीर बेरोज़गारी का ताल्लुक़ डायरेक्टली अमन के साथ है, तब तक अमन भी कायम नहीं होगा। और जो कश्मीर में पीस की कमी है, अमन की कमी है, उसके लिए तो सब यही बोलते हैं कि उन तमाम चीज़ों को लागू कर दिया जाना चाहिए जिससे कश्मीरी लोग अच्छे से बैठें। और ये हमारा ऐसा रहा है कश्मीर में कि फॉर ए वेरी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम पीस देखते हैं। हमें लगता है कि 1 महीने के लिए पीस रहा, 2 महीनों के लिए पीस रहा, लेकिन हमारा जो परमानेंट स्टेट है यहाँ का, वो पीस का नहीं है, वो वायलेंस का है। ज़्यादा यहाँ जो पिछले 30 सालों से पीरियड रहा है वो वायलेंस का ही रहा है। पीस की तो झलक हमने ऐसे देखी जैसे हम बिजली देखते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, रिफॉर्मेशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जब तक ना आप सरकारी महकमों में जो खामियां हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे काम ना डिले टैक्टिक्स है, चाहे प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जब तक ना आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जवाबदेह बनाएंगे, रिफॉर्म करेंगे इंग्लैंड के पैटर्न पे, US के पैटर्न पे, जब तक ना ब्यूरोक्रेट्स को, मुलाजमीन को जवाबदेह बनाएंगे, तब तक यहाँ का नौजवान डिजेक्टेड महसूस करेगा और वो किसी के भी हाथों इस्तेमाल डेफिनेटली होता चला जाएगा। मेरे ख्याल में कश्मीर में मैं हर गाँवों में गया, त्राल ले लो, आप शुपियान ले लो, मैं हर जगह पे देखता हूँ यहाँ पे जो पीस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ का, मतलब जो हम बोलते हैं कि हम आपको MLA के लिए तैयार करते हैं, अब हम आपको MLA बनाने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम नहीं देखते हैं ये बंदा कैसा है, ये चोर है। इससे हमारे जो कश्मीर में ना टेररिज्म आ चुका है।
इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीस के ऊपर, मतलब जो मतलब कश्मीर में अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँगा किसी फॉरेन कंट्री की, वहाँ पे कोई लोग आना चाहता है कश्मीर, लेकिन उसके दिमाग में यही डर होता है वहाँ पे शायद टेररिज्म है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ कहीं बाहर कुछ ऐसी हालत ना हो जाएगी रोड पे कि मैं कश्मीर में मर ना जाऊँ। अच्छा, मतलब यहाँ पे किसी बंदे को पता ही नहीं चलता है यहाँ पे क्या हो जाएगा। अभी मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, गारंटी ये नहीं है कि मैं वापस आ सकता हूँ अपने घर में। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई जो मतलब टेररिज्म की वजह से यहाँ पे ठप हुआ सब, पीस भी, हर कोई चीज़ ठप हुआ है। इंसान को हमेशा सच कहना चाहिए। अगर कोई बंदा बोलेगा हम आपको 10 रुपये देंगे, इस बंदे को टपकाना है 10 रुपये के लिए, ऐसे मतलब इतने भी घटिया लोग हैं इस मतलब दुनिया में जो 10 रुपये के लिए बंदे को मरवा देगा। कश्मीर में अमन लाने के लिए वो चीज़ें, उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है जो अमन बिगाड़ते हैं, क्योंकि जो अमन बिगाड़ते हैं अगर उन चीज़ों को यहाँ पे हम इनकरेज करते हैं तो अमन नहीं आ सकता है। तो अमन को लाने के लिए जो भी विक्टिमाइजेशन होती है या कोई भी ब्रूटलिटी होती है या कोई भी इनजस्टिस होता है, चाहे वो सोशल लेवल पे होता है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे होता है, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे होता है, चाहे जिस किसी लेवल पे होता है इनजस्टिस, वही इनजस्टिस अमन का वो दचका देता है और वायलेंस स्टार्ट होता है। यहाँ पर अमन बिगाड़ने में कश्मीरी का कोई रोल नहीं होता है। इसमें आप देख लीजिए बाकी एजेंसियों का, बाकी ममालिक का हाथ होता है। वो किस तरह कामयाब यहाँ होते हैं, कश्मीर की जो लीडरशिप है उसको बिठाकर, और जो हमारी सेंटर की लीडरशिप है उनको बिठाकर, और जो बाकी ममालिक जिन मुल्कों की इसमें मुदाखलत होती है अमन बिगाड़ने के लिए उनको क्या चाहिए, इशू। बाकी ये कोई गलत बात नहीं है इशू पर बात करना। इशू पर बात किया हमारे हर एक वज़ीर आज़म ने। जब हमारे इस वक्त के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी वो बात कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बात कर रहे हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अमन के लिए एक पहल की थी, इसी तरह जो भी हमारे वज़ीर आज़म आए हमारे मुल्क के, उन्होंने बात किया। अमन तभी कायम होगा। बाकी कश्मीरी के हाथ में क्या है, उसको जैसे कहा वैसा उसने किया। अमन सेंटर से शुरू हो जाएगा और बाकी जो जिनकी इसमें मुदाखलत है उनको, वो सेंटर को पहल करनी है, दिल्ली को पहल करनी है, तभी अमन यहाँ पर होगा। बाकी बेरोज़गारी का मसला है, इसके लिए सेंटर ने इतनी स्कीमें यहाँ पर रखी है, अगर उनमें यूथ इन्वॉल्व हो जाएगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो भी है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई बेरोज़गारी रहेगी। सवाल है, CBI साबिका रोशनी एक्ट से फ़ायदा उठाने वालों से तफ्तीश कर रही है, आपके क्या ख्यालात हैं? ये कोई नई बात नहीं है। ये जितने भी गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो ऐसा कोई ना कोई स्टंट ज़रूर करते हैं कि ताकि वो जो उसके पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते हैं उनको टारगेट बना दिया जाए, उनको विक्टिम बना दिया जाए। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आई तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा था कि हमसे 56 से पहले की पोजीशन बहाल करेंगे आपको, और उसके बाद क्या हुआ, इट इज़ अ हिस्ट्री, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसके बाद जो हमारी PDP की गवर्नमेंट आई, उन्होंने हमें सेल्फ रूल का सपना दिखाया। तो अब गुपकार अलायंस हो या उसके बाद एक कुछ नई तंजीमें हैं यहाँ पे बनी हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग आए हैं, वो आप मुझे कोई भी एक भारत की ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जो उन्होंने ज्वाइन नहीं की। कुछ लोग तो मेरे इलाके से भी हैं, मैं रफ़ियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करता हूँ। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लालू जी हो, अपना जो शरद यादव जी हों, उसके बाद जो भी है, एक का नाम ले लीजिए मायावती जी, उसके साथ भी चले गए, और जब वो हो गए तो फिर एक नई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। अगर हमको गुपलार अलायंस कुछ नहीं दे सकता है तो आप मुझे बताइए उसके खिलाफ जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वो हमें क्या दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, दीज आर ऑल पॉलिटिकल गिमिक्स, और कुछ नहीं है। और यही उसी ये जो अपना रोशनी जो भी है, दिस इज जस्ट ए पॉलिटिकल गिमिक एंड नथिंग एल्स। ये इनायत साहब अभी कह रहे थे कि रोशनी एक गिमिक्स है, एक पॉलिटिकल गिमिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है ये। तो मैं ज़रा बात इस पे नहीं करूँगा, एक छोटी सी बात बोलूँगा जो फिर अभी तक जो पॉलिटिशियंस करप्शन में इन्वॉल्व हुए थे, जिस उमर अब्दुल्ला को अपने मकान से निकाला गया, वो जिसने स्टेट लैंड पे अरबों और खरबों में मकान बनाया था, उसको निकाला गया, वो भी गिमिक्स है। जो रोशनी स्कैंडल के तहत ड्राबू को 100, 200, 300 पता नहीं कितने 100 कनाल मिल गए, वो भी गिमिक्स है। जो JK बैंक में जो बैकडोर एंट्री हुई, और वो जो बैकडोर एंट्री जो बिल्कुल उसका प्रूफ जो मिला, वो भी गिमिक्स है। तो करप्शन है,
روشنی ایکٹ میں کرپشن ہوا ہے. روشنی ایکٹ ایکچولی بنایا گیا تھا کن کے لیے؟ جو لوگ جہاں پہ ایس ٹیز جو گجر اینڈ بکروالز یا جو لوگ کسی زمین پہ رہ رہے تھے ان کو اس پہ رائٹ نہیں دیا گیا تھا, وہ کئی سالوں سے رہ رہے تھے, ان کو وہ زمین دی گئی تھی. لیکن آپ دیکھ لیجئے پریس پہ کلیئر آ گیا پرسوں کہ کتنے رشتہ داروں نے زمین لی ہے روشنی ایکٹ کے تحت. کیا وہ ان میں فال کرتے ہیں؟ کرپشن ہے, کرپشن ہوئی ہے. کرپشن جب ہوئی ہے, جب کرپٹ ہمارے پولیٹیشین تھے تبھی جا کے ان پہ آپریشن ہو گیا, تبھی جا کے ان پہ انکوائری ہو گئی, تبھی جا کے وہ کرپشن میں ملوث پائے گئے. میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی گمکس ومکس نہیں ہے. کشمیر کے اندر بہت کرپشن ہے. کشمیر کے اندر جو بھی کرپشن ہونے کے وجہ سے ہی کشمیر پیچھے ہیں, اور اسی کرپشن ہونے کے وجہ سے ہی آج ہمارے نوجوان کینڈیڈیٹ, ہمارا یوا ایجوکیٹڈ کینڈیڈیٹس آر کمنگ ان دا گراؤنڈ ٹو فائٹ دا الیکشنز. ایکچولی لوگ سیاست سے تنگ کیوں آئے کشمیر میں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ اس لیے تنگ آ گئے انہی کی وجہ سے جو ہمارے یہاں پہ کرپٹڈ پولیٹیشینز ہیں. اگر نئے کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں, سیاست سے ہمارا یہ دل کیوں خراب ہوتا ہے دن بدن؟ اسی لیے خراب ہوتا ہے کہ ہمارے سیاست دان یہ کرپٹڈ تھے, یہ بہت ہی کرپٹڈ تھے, کرپشن میں انوالو تھے, تو تبھی جا کے نئے جو چہرے ہیں سامنے آ رہے ہیں. تو ان کا اگر ایک ہی میسیج ہے یہاں پہ, اگر آپ دیکھیں گے فیس بک پہ دیکھیں گے, سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے, یا کیمپیننگ دوران دیکھیں گے, جو ہمارا یوا اس وقت ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے, کرپشن کی وجہ سے ہمارے روڈز نہیں بنے ہیں, ہمارے بجلی نہیں مل رہی ہے, ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہوا. تو کرپشن کی وجہ سے ہی ہمارا کشمیر پیچھے رہا ہے. سوال ہے باغبانی کے حوالے سے. مقامی باغبانی کی صنعت کے لیے معاونت کا نظام تیار کرنے کے لیے آپ کی تجویز کیا ہے؟ باغبانی صنعت ہارٹی کلچر کو کیسے ہم یہاں پر ترقی اس میں کیسے آئے گی؟ آپ دیکھ لیجئے حال ہی میں یہاں پر ہائی ڈینسٹی ایچ ڈی کا جو یہاں پر ایک اسکیم آئی ہے, ہائی ڈینسٹی وہ جو ہمیں ٹریز مل رہی تھی وہ لاتے تھے آسٹریلیا سے, اور یہاں پر جب ان کو لگاتے تھے وہ یہاں کا جو ایٹماسفیئر وہ ان میں فٹ نہیں ہوتے تھے. اب پھر انہوں نے یہاں پر اس کا کیا ہے کچھ, لیکن اس میں جو سبسڈی کا مسئلہ آیا ہے وہ وہیں سے جو کنٹریکٹر ہوتا ہے کنٹریکٹر کو ہی دیا جاتا ہے کہ آپ کیسے اس کو لگاؤ گے. اگر وہ کسان کو خود اس میں جو اس کو لگانا ہے, جو لیبر ہے وہ خود کسان کرے گا, اس کے پاس اپنے لیبرز ہوتے ہیں, تو اس کو فائدہ مل جاتا ہے. لیکن ہائی ڈینسٹی کا جو گورنمنٹ نے یہاں پر جو اسکیم رکھی ہے اس میں کنٹریکٹر کو فائدہ ملتا ہے, نہ کہ کسان کو فائدہ ملتا ہے. 5,000 کا وہ ایک وہاں پر جو اس کو کھمبا لگانا پڑتا ہے وہ 5,000 میں اس کو ملتا ہے, جبکہ اگر کنٹریکٹر خود وہ لائے گا اس کو 1,000 میں وہ تیار ہو جائے گا. لہذا اس میں بھی چینج کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے یہاں پر کولڈ سٹورز کی ضرورت ہے, کولڈ سٹور اگر ہوگا تو جو یہ کسان ہے اپنا جو سیب اس کو تیار ہو جائے گا, وہ 10 دن 15 دن 20 دن اس میں رکھے گا, جب مارکیٹ صحیح ہوگا وہ مارکیٹ تک پہنچائے گا. لیکن جو ہی وہ درخت سے اتارتا ہے اس کو جلدی وہ منڈی تک پہنچانا ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ گھر میں رکھے گا تو جب اس کو صحیح ٹیمپریچر نہیں ملے گا تو وہ خراب ہو جاتا ہے. لہذا جلدی اس کو منڈی تک پہنچانا, اس لیے گورنمنٹ کو ہر ایک ضلع میں تقریباً 2-2 3-3 کولڈ سٹور بنانے ہیں, جس سے فروٹ صنعت میں جو ہے وہ بہتری آئے گی. اور جو پیسٹیسائڈز یہاں پر ہمیں دیے جاتے ہیں وہ بھی معیاری نہیں ہوتے ہیں. ان پر لوگوں نے اپنے جو سیب ہوتے ہیں اس پر کئی پیسٹیسائڈز استعمال کرتا ہے, لیکن لاسٹ پر پھر بھی بیماریوں سے وہ خراب ہو جاتا ہے. اس پر ہر قسم کی بیماری لگ جاتی ہے, اسکیب ہو, آلٹرنیریا ہو یا سنجو اسکیل, یا جتنے بھی بیماریاں ہیں وہ لگ جاتی ہے. غیر معیاری ادویات اس کو مارکیٹ سے مل جاتے ہیں. اس پر بھی, اور سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹریز جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں, ہمارے ڈسٹرکٹ میں کہیں پر نہیں ہے, جبکہ ہارٹی کلچر اور ایگریکلچر کے پاس اپنی سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری ہونی چاہیے. یوٹی کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ یہاں کی جو ہماری میجورٹی جو ہماری آبادی ہے یہاں پہ یہ تو ایگریکلچر پہ تھرائیو کرتی ہے یا ہارٹی کلچر پہ تھرائیو کرتی ہے. اور یہاں پہ ہماری جو ابھی لیٹلی جو اسٹیبلش ہوئی ہیں ہماری منڈیز اسٹیبلش ہوئی ہیں, ان میں سب سے بڑی ہماری منڈی ہے سوپور میں. آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر ہمارا یہاں پہ جو نیشنل ہائی وے کوئی 1 مہینے تک بند رہا, اور 100 ٹنس, ہنڈریڈس اینڈ ٹنس آف ایپل پروڈیوس واز گاٹ ڈسٹرائڈ اینڈ اٹ دیٹ پیرشڈ ان دا وے. وہ ہائی وے پہ وہ سڑ گیا.
और उसकी क्या वजह थी कि उनके लिए कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं था। एक बार जहाँ पे हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रीम करने के लिए इतने अच्छे, रोज़ दिन हमारी एक एडवाइजरी आ रही है ट्रैफिक पुलिस की कि कहाँ से ट्रैफिक आएगा, कहाँ से ट्रैफिक जाएगा। जब हम इतने प्लान्स, इतने शेड्यूल्स बना सकते हैं, क्या हम एक ये शेड्यूल नहीं बना सकते हैं कि किस दिन हमारी जो ट्रैफिक की कॉन्वाय यहाँ से जो हमारे एप्पल प्रोड्यूस लेके ट्रक्स चले जा रहे हैं उनके लिए क्या शेड्यूल होगा? क्या जब हमारे एक 6 लेन ट्रैफिक बन रही हैं तो एक लेन हम डेडिकेट नहीं कर, जब हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो एक लेन हम डेडिकेट करते हैं एथलीट्स के लिए ताकि वो टाइम से स्टेडियम पहुंचे? क्या जो जिसके ऊपर जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है उसको, उस प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड ट्रैफिक लेन हम नहीं बना सकते हैं? जब हम करोड़ों, 100 करोड़ रुपए की खर्च करके एक टनल बना सकते हैं, एक डेडिकेटेड लेन नहीं बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमारे यहाँ पे आप देखिए स्कैब का क्या कहर रहा। स्कैब ने तो 90% हमारा जो प्रोड्यूस है वो ख़राब कर दिया। लेकिन मैं डिवेट नहीं होना चाहता हूं पॉइंट से। और यहाँ पे सितंबर में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की कि ये स्पूरियस ड्रग्स हैं, ये स्पूरियस फंजीसाइड्स हैं, इसको आप यूज़ मत कीजिए। और मेरे जैसा फार्मर, मेरा जैसा प्रोस्पेक्टिव ग्रोवर जिसने तब तक 6-7 स्प्रे किए थे, 7 स्प्रे करने के बाद आप मुझे बोल रहे हैं कि कौन से स्पूरियस ड्रग्स इस्तेमाल करने थे या नहीं करने थे? सो इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारे हाथ में है उसको हम कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। यहाँ पे हमारे श्रीनगर के एक, मैं ये नहीं बोलूँगा, आई एम नॉट अगेंस्ट द, जो भी क्या बोलते हैं उसको, टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हैं, चाहे होटल ओनर्स हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। तो उसको बोल रहे हैं कि इतना हुआ जी हमारी जो क्या बोलते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री, इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्री एट ऑल। आप इसको कंपेरिजन कीजिए, जो हमारी यहाँ का हॉर्टिकल्चर का जो ग्रॉस उसमें इनकम का कंट्रीब्यूशन है, फिर टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन देखिए कि फिर देखिए कि वेयर द टूरिज्म दिस सेगमेंट्स वो स्टैंड करता है। इकोनॉमी को यहाँ पे बेहतर करने के लिए हमारे यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर को, एग्रीकल्चर को और जो हम इसको स्ट्रेंथन कर दिया जाए, जो हमारा एग्जिस्टिंग टूरिस्ट जो भी सेक्टर है उसको स्ट्रेंथ कर दिया जाए, दैट विल द बेस्ट थिंग to just alleviate the economy of the state, particularly of the Kashmir Valley. हर किसी डिपार्टमेंट, हर कोई जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट काम करता है, वो जो उनकी जो स्कीम है वो तो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन हमारा एक ही मकसद रहता है इसका बनने, वो सब्सिडी याद कर। हम उसी के पीछे लगे हुए होते हैं कि सब्सिडी कहाँ से हम उसको चुराएं। बाकी जो भी काम होते हैं, चाहे पोल्ट्री फार्म दो किसी को या किसी को कोई और जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैसे दे, हम बस इतना ही करते हैं। एक थोड़ा सा ये बना दिया, उसके बाद उसकी सब्सिडी निकाल दी और वो ख़त्म कर दिया, और बाद में इल्ज़ाम लगा हमने क्या किया, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। सर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिक करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें जो है इम्प्लीमेंट करी हुई हैं, लेकिन हम अनअवेयर हैं। दैट इज़ आल्सो ड्यू टू द पॉलिटिकल्स, क्योंकि हमारा यहाँ के क्या होता है कि पॉलिटिशियन जो भी होते हैं वो अपने बंदों को ही से मतलब जो है रोशनास करते हैं, बाकी जो आम आवाम होती है वो उससे महरूम ही रहती है। बाकी जैसा कि आप बताओ और भी होना चाहिए, यूथ जो है उनके लिए ईडीआई भी हमारे यहाँ पे वहाँ पे भी लोन मिल सकता है, लेकिन हमारी एक ही बदकिस्मती है हम कश्मीरी नौजवानों की, अस शार्ट कट यसान कड़न, अस दपान अस रटाव रपये लाश यह खेमो बाकी काम कराव की। जो टूरिज़्म सेक्टर है हमारा, हम तो हर बार प्रीच करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमारा बंगस है यहाँ पे, अभी तो 10 साल से हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि उसको टूरिज़्म मैप पे लाया गया है, लेकिन आज तक आप मीडिया वाले भी यहाँ आ गए हैं, आपकी रसाई वहाँ तक नामुमकिन है, रोड्स नहीं हैं, अभी तक आप कंफर्टेबली वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रात को नहीं ठहर सकते हैं। और वंस यू विल सी दैट प्लेस, आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इस इलाके का हूँ, बल्कि मैंने भी बॉर्डर एरियाज़ देखे हैं, बहुत घूमा हूँ, आपको वैसा नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और एक बंगस को अगर आप अच्छे से एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में टूरिस्ट मैप पे लाते हैं, वहाँ तकरीबन इस डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा बारामूला डिस्ट्रिक्ट के तमाम नौजवान जो है वो अपना रोज़गार कमा सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। वहाँ स्केटिंग हो सकती है, स्कीइंग हो सकती है, हर किस्म का खेल, पोलो हो सकता है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में पोलो नेशनल गेम है, खेली जाती है। हम बहुत पास में हैं गिलगित बल्तिस्तान के, लेकिन हमारे मैदान जो सरसब्ज़ मैदान है, बड़े बड़े मैदान हैं, हमें तो इन चीज़ों का कोई कंसेप्ट नहीं है। आई सजेस्ट कि वहाँ बंगस में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिल्कुल उस बॉर्डर पे होना चाहिए, ताकि
पीस की एक मैसेज भी जा सके। बॉर्डर टूरिज़्म हमारा पोटेंशियल है जो हम नहीं कर सकते हैं, जहाँ तक हालात ख़राब होने की वजह से रसाई नहीं है। आप देख लीजिए कोई भी बॉर्डर इलाका, आप गुरेज़ को देख लीजिए कि कितना खूबसूरत है। गुरेज़ के लोगों के कमाने का ज़रिया तो गुरेज़ की वादियाँ बन सकती थी, लेकिन हमने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया है। हमने अपनी चीज़, हमें फ़रोख्त, उसकी मार्केटिंग करनी नहीं आई, और ना अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने इस बड़े अहम शोबे की तरफ अच्छे से तवज्जो दी है। सवाल यह है कि ये सही है कि रोड कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एप्पल्स, जो हमारी मेजर 80% 90% ऑफ द क्रॉप इज़ हमारा एप्पल है। तो उसमें ये रोड कनेक्टिविटी है और फेयर वेदर रोड्स नहीं हैं। लेकिन अब जो रोड बन रहे हैं, 4 लाइन बन रहा है, अब रेलवे लाइन भी बन रही है। आई होप बाय 2022 आई थिंक दिस कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, जो रोड कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, दैट विल बी ओवर टू सम एक्सटेंट। तो असल बात यह है कि सोपोर वालों की भी आप बात कर रहे थे, सोपोर मंडी में वो लोग चिल्ला रहे हैं मार्केट नहीं आ रहा है, मार्केट नहीं आ रहा है। मुझे ज़रा एक चीज़ बताइए, पिछले दहाइयों से हम जानते हैं कि यहाँ रोड की प्रॉब्लम है, उसका सजवाब एक ही है, एक ही इलाज है इस चीज़ का कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ किया जाए। उसके लिए सबसे बेस्ट है टेक्निकली जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ में है, जहाँ भी सेब उगता है, वो यही है कि ये कोल्ड CA स्टोर्स बनाए जाए, कोल्ड स्टोरेजेस जिसको हम बोलते हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेजेस। मुझे आप एक चीज़ बताइए अनायत साहब, क्या सोपोर वालों ने कभी एक स्टोर बनाया है वहाँ उस मंडी में? और उस मंडी का जब बन गया था, आई वॉज द ऑफिसर देयर इन चार्ज, आई नो वेल, आई नो हॉर्टिकल्चर सेक्टर वेरी वेल बिकॉज आई हैव पुट माई सर्विस फॉर डिकेड्स इन द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। सो नोइंग एवरीथिंग, पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सही फरमाया मेरे इस अजीज़ ने कि लोग सब्सिडी के पीछे भागे हैं और कुछ नहीं। CA स्टोर इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर मार्केटिंग ऑफ एप्पल्स इन कश्मीर। मेरा सवाल है, क्या इलाकाई सियासी जमातों की जानिब से बेगुनाह सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल की मजम्मत के लिए कोई इकदाम उठा रहा है? MLA हुआ करते थे लिंगेट्स के, जो हमेशा एक नारा दिया करते थे कि हम किसी भी माँ की गोद सोनी नहीं देखना चाहते हैं, चाहे वो CRPF वाला हो, आर्मी वाला हो, पुलिस वाला हो या यहाँ का आम कोई भी हो। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ हमेशा कंडोल करती रहती है इन चीज़ों को, जब भी, क्योंकि कश्मीरी एक ऐसी कौम है जो कभी भी किसी का खून न बहता हुआ न देखते। तो दूसरी बात, कश्मीरी हमेशा देखिए, जैसे भी आप देखें कहीं भी कोई किसी ऑफिसर की किलिंग होती है तो यहाँ डेफिनेटली वो नोट्स आते रहते हैं मैसेंजर्स पे या फेसबुक पे। तो कश्मीरी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही बात नहीं करेंगे, जो हमेशा इस चीज़ पे दुखज़दा होते हैं कि जब भी किसी की भी लाश रोड पे गिरी होती है, चाहे वो CRPF वाला हो, आर्मी वाला हो या कोई भी सिविलियन हो, इवन कि यहाँ मिलिटेंट भी जब मारे जाते हैं तब भी लोगों को उतना ही दुख होता है जब यहाँ किसी भी पुलिस पर्सनल की लाश देख के लोगों को दुख होता है। मजम्मत कौन नहीं करता? कश्मीरी अमन पसंद है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो। हम हर एक किलिंग की मजम्मत करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई मारा जाए, इस तरह किसी का कत्ल हो जाए। हम मारा मारी के खिलाफ है हर कोई कश्मीरी। आप देख लीजिए दुनिया में आपको इतना अमन पसंद कहीं नहीं मिलेगा जितना कश्मीरी है। अगर किसी भी गांव में आप जाओगे, किसी भी शहर में जाओगे, वहां आपको मुर्गे को ज़बह करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लिहाजा हम किसी के भी कत्ल से खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये मारा मारी बंद हो और हम मजम्मत करते हैं हर एक किलिंग की, पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल, हर कोई इसकी मजम्मत करता है। नाजरीन, अगर आपकी कोई राय या तजवीज़ हो इस प्रोग्राम के हवाले से तो नीचे आपके स्क्रीन पे सारी डिटेल्स दी हुई है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।